तो लीजिए जनाब, अभी डक्की भाई का जो है वो व्लॉग जो था मैंने बहुत सारा सुना भी है और बहुत सारा जो है वो मैंने नहीं भी सुना। तो अभी बैठ के कंप्लीट जो है वो मैं सुनता हूँ और आपको भी साथ में सुनाता हूँ। मान बन के बात करूंगा ना कि डक्की भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूंगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मैं मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं। हमने अपने घर में दावत रखी होती है। मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। मेहमान चले जाते हैं, उसके बाद मैं और रूब पैकिंग में लग जाते हैं क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इनवाइट आया होता है कि डक्की भाई आप आए हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फीमेल को चुना है, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना है। बाकी कंट्रीज से भी उन्होंने एक मेल एक फीमेल इनवाइट किए हुए थे और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज करना है और उन्होंने मुझे चुना। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है। Als Developer Akademie haben wir मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाए। मैं और अरूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हम किसी को ऑन टाइम ज्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया है कि ये इस तरह से इशू हो गया है तो शायद हम फ्लाई ना कर पाए, तो आप प्लीज गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें और अरूब की तरफ वो इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं मलेशिया तो आप जा सकते हैं। अरूब ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो मैं चले जाती हूँ, वरना मैं इधर ही ठीक हूँ। शायद ये मेरी गलती ही, मुझे उसको जाने देना चाहिए था क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है, मैंने यही रिग्रेट। अच्छा, डक्की का नाम जो है वो साद है, मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला। सीरियसली मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ इसका, लेकिन जो कुछ भी इसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ। जो कुछ इसके साथ किया गया लोगों ने वहाँ पर, देखिए हमारे जो वहाँ के अदारे हैं वो सबको पता है बहुत ही करप्ट अदारे हैं। तो देखते हैं, बाद में बात करते हैं। किया कि मुझे अरूब को मलेशिया भेज देना चाहिए था। इमिग्रेशन वाले हमें एक रूम में बिठाए थे। मैं और अरूब बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई नहीं कल चले जाएंगे, कोई नहीं दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असल में इशू क्या। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मुझे गाड़ी में बैठा देते हैं। अरूब कहती है कि मैंने भी साथ आना है। मैंने उसको कहा नहीं, तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी NCCI ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डक्की भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बिरून मुल्क जा रहा था। NCCI लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डक्की भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के जो सवाल करते गए
मैं उनको बताता गया। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, बिकॉज आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक के, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन। सोचने की बात है जब हर चीज़ इस बंदे ने सब कुछ दे दिया, हर चीज़ का पासवर्ड दे दिया, हर चीज़ का वो कोड जो भी वट एवर इसके पास था, लैपटॉप था, मोबाइल था, कंप्यूटर था, जो भी इसके पास था, इसने सब कुछ दे दिया। उसके बाद भी मतलब 23 डेज़ का रिमांड लिया गया। क्यों? ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब। मेरे आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे एफआईआर होने वाली है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या एफआईआर है और मैंने किया क्या है। वो जो प्राइवेट बंदा था जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे आईएसआई है, तेरे पीछे एमआई है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन डाला था कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही कोई नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके व्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए, सो गए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। फिर उन्होंने मेरे पे एफआईआर दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज़ का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से एनसीसीआई ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा, ये था सरफराज जिसने इसके ऊपर सारे ब्लेम और ये वो सारी चीज़ें की, जिसने मतलब मारपीट का भी और हर चीज़ का जो था वो इसके साथ किया। और पैसों का जो सबसे मेन चीज़ थी, जो मेन इनको चाहिए कि इनके मुंह में बस पैसा ठूसो, पैसा ठूसो तो ये जान छोड़ेंगे आपकी, अदरवाइज़ ये जान नहीं छोड़ेंगे। तो डकी के साथ बहुत गलत हुआ। इसको मैं अभी पूरा जो है इसको देखूँगा आराम से बैठ के, क्योंकि साथ में मैंने अभी कुकिंग भी करनी है और अपना कुछ बनाना भी। मैं भी अभी जॉब से आया था तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसका व्लॉग जो है वो देखूँ। तो अभी मैं साथ में कुकिंग करूँगा और साथ में जो है मैं इसका व्लॉग भी देखूँगा। तो आप लोग भी जाएँ इसके व्लॉग जो है वो देखें और अपना अपना जो ख़यालात हैं वो ज़रा ज़ाहिर कीजिए। लेकिन मेरे ख़्याल में ये सब सुनने के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल बायकॉट है कि एक ही चीज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कहना तो बहुत दूर की बात है। अब हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान से ज़िंदा कैसे भागना है। जितनी भी वहाँ पर अवाम है, इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि इन्फ्लुएंसर जितना भी वहाँ पर मौजूद है उनको चाहिए कि पाकिस्तान छोड़ देना। अब जब तक वहाँ पर रहेंगे आपके लिए ज़लालत है, ख्वारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे, मतलब इसी तरह से ये चलता रहेगा और इनसे पैसे निकलवाते रहेंगे। क्योंकि इनकी जो कमाइयाँ हैं वो सोशल पे चलती हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे चलती हैं। सबको पता होता है ये कितना कमा रहे हैं, कितना अच्छा कमा रहे हैं, कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और ये जो ऊपर मगर मच बैठे हुए हैं, इनसे वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। इनको तो जितना मिल जाए उतना कम है। तो इनको किसी न किसी तरह से इन लोगों से पैसा निकलवाना है। तो इनको जो चीज़ें इनको मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए दी जाती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स के लिए, घर के लिए, और घर एडवर्टाइजमेंट के लिए, कॉलोनीज़ को ये जो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं। तो उनमें ये खुद को शो करते हैं कि ये हमारा घर लिया है, ये हमने घर लिया है, ये हमने गाड़ी ली है, ये फ़लाँ चीज़ ली है। होती तो नहीं है इनकी, लेकिन प्रमोशन के लिए उन लोगों ने बोलना होता है। और इन लोगों को यकीन हो जाता है भाई हाँ इनके पास इतना पैसा है, इतनी चीज़ें ये बाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके पास से हम पैसा निकलवा सकते हैं। तो बहुत ही गलत चीज़ है ये सिर्फ मुझे या किसी और को नहीं, बल्कि हर इंसान को जो यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं
उनको इस चीज़ पे सवाल करने चाहिए, इनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, इनके ऊपर बातें होनी चाहिए, इनको जितना ये आवाम को ज़लील करते ना, इन लोगों को भी इतना ही ज़लील करना चाहिए। देखिए, अगर आज बात करेंगे तो